अगला जो कोई बड़ा राजा अपने को मिलता है, वो राजा मिलता है अपने को अल्लट। अल्लट कौन था, इसके बारे में अपने पास में क्या जानकारी है क्या नहीं है, हम देखते हैं। देखो इसकी जानकारी और बताता हूँ। दो दो अभिलेख याद रखने, दो चीजें याद रखनी, अपने आप चीजें याद हो जाएगी आपको। सुनना, देखो आप बात, एक लिखा हुआ है आठपुर अभिलेख, एक है सारणेश्वर प्रशस्ति। तो अभिलेख का मतलब तो मैंने बता दिया कि किसी दीवार पर कुछ भी लिखवाया करते, लिखवाने का मतलब अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन कहा करते थे। ऐसा अभिलेख, ऐसा इंस्क्रिप्शन जिसमें राजाओं की तारीफ की हुई है, राजाओं को प्रेज किया गया, उसके अंदर राजाओं की प्रशंसा की गई हो खूब सारी, उनको बोलते थे प्रशस्ति। इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश के अंदर आप इसको प्रशस्ति भी लिख सकते हो, या उसके लिए एक शब्द होता है, वो होता है यूलोजी। तो आप इसके लिए यूलोजी वर्ड भी यूज में ले सकते हो। दोनों शब्द सही होते हैं जो आपको मान लो। दो है, इनसे अपने के, अब इनमें जो जो बात लिखी हुई है उससे इसका सब कुछ ही अपने को पता चल जाएगा, जो जो इसकी जानकारी। मैं जैसे थोड़ा सा बताऊं तो पहले मैं ये लूं, जैसे आठ आठ ये सारणेश्वर प्रशस्ति, ये पहले के, तो ये ले लेते हैं। ये 953 ईस्वी की है, और ये जो है ये 977 एडी का। अपने बात कर लेते हैं। सारणेश्वर, जिनके भी पीछे स्वर लगे, याद रखना, वो तमाम शिव जी के मंदिर है। इसका मतलब ये कोई शिव जी का मंदिर है, उसके अंदर एक अभिलेख मिला है जिसके अंदर ये प्रशस्ति मिली है, सारणेश्वर प्रशस्ति। तो ये शिव जी के मंदिर से मिली, उदयपुर के पास में एक शिव जी का मंदिर है, सारणेश्वर महादेव का मंदिर, और वहां से प्रशस्ति मिली। लेकिन जब वो प्रशस्ति पढ़ी किसी ने, तब कहा कि यार ये यहाँ की नहीं है, इस मंदिर की नहीं, इसमें बात तो कोई दूसरी। तो कहा ये तो किसी वराह मंदिर की प्रशस्ति, कोई वराह मंदिर बना था और उसकी प्रशस्ति है। और हो सकता है फिर मंदिर आक्रमण वगैरह हुए, मंदिर टूट गया और उसके अंदर ये भाटा रह गया, और जब दूसरा मंदिर बनाया तो ये भाटा लाके सीधा सीधा यहां पर लगा दिया, और इस चक्कर में ये प्रशस्ति बची रहेगी। तो सारणेश्वर मंदिर वाली जो प्रशस्ति है वास्तव में कहां पर लगी हुई थी, तो वराह मंदिर के अंदर लगी हुई थी। अब क्या लिखा हुआ क्या इसके अंदर, तो इसके अंदर कई चीजें मिलती है अपने। इसके अंदर एक तो अल्लट की जो जानकारी है, अल्लट की मम्मी का नाम लिखा, और मम्मी का नाम लिखा हुआ है महालक्ष्मी। अल्लट के बेटे का नाम लिखा, और बेटे का नाम लिखा नरवाहन। अल्लट, मम्मी का नाम महालक्ष्मी और बेटे का नाम नरवाहन, इनके नाम लिखे हैं। फिर लिखा हुआ है कि ये मंदिर बना था, और इस मंदिर में चंदा किस किसने दिया था। चंदा देने वाले जो लोग होते थे उनको बोलते थे गोष्टिक। तो गोष्टिकों के नाम दिए मैं इसके अंदर की, गोष्टिकों को याद रखना, ये सब थोड़ा सा याद रह जाएगा इस बहाने। कोई पूछे कि गोष्टिक क्या होते हैं, तो मंदिरों को जो लोग चंदा दिया करते थे उनको क्या बोलते थे, चंदा समझते हो। आज भी अपने कोई चीज बनती है, चंदा देते हैं, उसके लिए इकोनॉमिक जो भी सपोर्ट किया जाता है, असिस्टेंस किया जाता है, उसको हम बोलते हैं चंदा। तो गोष्टिक, तो इसके अंदर उनके नाम, इसका मतलब अल्लट के टाइम में ये मंदिर बना, मंदिर के लिए लोगों से चंदा लिया गया, उनके नाम दिए हुए गोष्टिक। कहां पर बना मंदिर, तो का आहड़, आहड़ के अंदर बना। आहड़ में वराह मंदिर था और वहां पर ये लगी हुई थी। तो एक बात निकल के सामने आई कि आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो कि आहड़ में वराह मंदिर का नाम अल्लट, निर्माण किसने करवाया, अल्लट। वराह कौन से भगवान, तो भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है उनके अंदर एक अवतार जो है वो वराह का अवतार। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम और पढ़ेंगे इसके बाद। तो अब बड़ी बात यह आई कि ये खुद तो एकलिंग जी के भक्त थे, ये तो शिव जी की पूजा करने वाले लोग थे, और एकलिंग जी का भक्त होने के बावजूद इस बंदे ने और विष्णु भगवान की पूजा की थी, विष्णु भगवान को माना था। ये इनकी धार्मिक सहिष्णुता है, ये इनका रिलीजियस टॉलरेंस है कि भाई भले ही हम शिव जी के भक्त थे लेकिन हम तो विष्णु जी को भी मानते हैं, उनका भी मंदिर बनवा रहे हैं। और मंदिर के बाहर बाकायदा अभिलेख लगवाए, इसमें खुद का, खुद की मम्मी का, खुद के बेटे का नाम लिखता है, चंदा किस किसने दिया उनका नाम लिखता है। और तो और वो कहता है मेरे मंत्री कौन कौन है उनके नाम और लिखता है, अपने मिनिस्टर्स के नाम लिखता है। उस समय की टर्मिनोलॉजी अपने को पता चलती है, जिसके अंदर इसके अंदर एक नाम लिखा हुआ है अमात्य, एक नाम लिखा हुआ है संधि विग्रहक, और जैसे एक नाम इसके अंदर लिखा हुआ अक्सपटलिक, एक नाम लिखा हुआ इसमें बांदीपति, एक नाम लिखा हुआ इसके अंदर बिस्काधीराज, मंत्रियों की ये पोस्ट है, पोस्ट और नाम दोनों। जैसे अमात्य, तो जो प्रधानमंत्री टाइप का प्रमुख मंत्री जो हुआ करता था उसको उस टाइम अमात्य बोलते थे। संधि विग्रह, संधि करने वाला, मतलब युद्ध और शांति, युद्ध के अंदर शांति कैसे स्थापित की जाए, ये जो है उसको संधि विग्रह। अक्सपटलिक, खर्चा कितना हुआ, इनकम कितनी हुई, इनकी जो जानकारी रखता था उसको अक्सपटलिक। बांदीपति, भाट जो लिखने का, प्रशस्तियां लिखने का काम करते थे उनका। बिस्काधीराज
भेषज, भेषज का मतलब होता है दवाई, दवाइयों का अधिराज, मतलब डॉक्टर साहब मेरे मुख्य वेद जी कौन, उनका। और नाम और बताया बाकायदा कि मेरा जो अमात्य उसका नाम मम्मट है, मेरा जो संधि विग्रह है क्या उसका नाम दुर्लभ राज है, मेरा जो अक्षपटलिक है उसका नाम मयूर है, मेरा जो बांदीपति है उसका नाम नाग है, उस मेरा जो बिस्काधीराज है उसका नाम रुद्रादित्य है, मतलब मंत्रियों के नाम तक और बताए। तो हमने कहना शुरू किया कि मेवाड़ में सबसे पहले कर्मचारी या प्रशासनिक अधिकारी किसी ने रखने शुरू किए तो अल्लट ने रखने शुरू किए थे। अब इसकी टर्मिनोलॉजी अपने क्या आती है, अब अपने आजकल क्या बोलते हैं, जो अधिकारी होते हैं उनको आजकल अपने बोलते हैं नौकरशाह। आप सारे जितने भी आरएस की तैयारी कर रहे हो तो आप किसकी तैयारी कर रहे हो, नौकरशाही की, ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट बनोगे आप सारे, ब्यूरोक्रेसी की बात की जाती है। तो अब कोई पूछ ले कि मेवाड़ में सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारी किसने बनाने शुरू किए, तो हम कहेंगे कि अल्लट ने। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना किसने की, तो अल्लट ने। नौकरशाही का जो एग्जैक्टली शब्द होता है वो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। वैसे लैटिन भाषा का शब्द है ब्यूरो, ब्यूरो का मतलब होता है मेज, क्रेसी का मतलब होता है शासन। क्रेसी तो आप पढ़ते हैं अपने, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, किसी के अंदर पढ़ लो। तो मेज का शासन, कि मेज के टेबल कुर्सी पे बैठ के जो आप शासन करते हो वो अपने आप में ब्यूरोक्रेसी। आप भी जब आरएस लग जाओगे तो आप टेबल कुर्सी लेके ऑफिस के अंदर बैठे रहोगे, वहां से शासन चलाया जाएगा पूरा का पूरा, तो वो वहां से ब्यूरोक्रेट जो होते हैं या ब्यूरोक्रेसी उसको करने लग गए थे। तो नौकरशाही की स्थापना। अब आहड़ के अंदर वराह मंदिर बन रहा है, आहड़ में उस समय राजा अल्लट है, आहड़ में अपने मंत्रियों के नाम लिखता है, इसका कहा आहड़ में वो रहता है, वहां पर उसके मंत्री रहते हैं। तो कहा राजधानी तो नागदा है, फिर आहड़ के अंदर क्यों रहता है, का इसका मतलब नागदा भले ही प्रमुख राजधानी थी लेकिन उसने एक सब सेंटर कहीं पर स्थापित किया होगा, तो सब सेंटर कौन सा रहा होगा, तो सब सेंटर आहड़ रहा होगा। उदयपुर में एक जगह और पड़ती है। अब क्वेश्चन आया कि आहड़ को दूसरी राजधानी किसने बनाया, अल्लट ने। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो अल्लट ने। आहड़ में नौकरशाही की स्थापना किसने की, तो अल्लट ने। ये सारी जानकारियां कौन देता है, तो सारणेश्वर प्रशस्ति। बात आ गई समझ में। तो ये सारणेश्वर प्रशस्ति में खूब सारी अपने को जानकारियां मिल जाती है। इन जानकारियों से ये सारी चीजें पता चल जाती है कि पहली राजधानी नागदा थी, बापा रावल स्थापित करता है, या बापा रावल के टाइम में वो राजधानी मिलती है अपने को। दूसरी राजधानी अपने को आहड़ मिलती है, वराह मंदिर मिलता है, विष्णु का मंदिर है, और फिर यहाँ पे अपने को नौकरशाही की स्थापना यहाँ पर दिखाई देती है। एक तो ये सारणेश्वर प्रशस्ति वाला ध्यान रखना, 953 का अभिलेख है। और एक अभिलेख हो रहा आठपुर, ये थोड़ा बाद का है। अब मैंने बताया था कि ये जो अभिलेख है ये 977 का है। ये कोई एक और राजा हुआ, इसके बाद में कोई एक राजा हुआ शक्ति कुमार, गोहिल राजा है, और शक्ति कुमार का अभिलेख। और इसके अंदर तो जो गोहिल से लेकर शक्ति कुमार तक जितने राजा हुए उन सबके नाम मिलते हैं, उन सबके बारे में वर्णन है। जब सबके बारे में वर्णन है गोहिल से लेकर शक्ति कुमार तक, तो अल्लट का वर्णन भी मिलेगा। और अल्लट वाले वर्णन के अंदर उसने 2-3 बातें लिख रही। उसने कहा अल्लट की मम्मी महालक्ष्मी है, अभी बताया मैंने, उसमें भी नाम है, पर इसके अंदर लिखा हुआ कि वो राष्ट्रकूट है, मतलब मम्मी का वंश तक पता है। और हम आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्रकूटों को अपने राजस्थान में राठौड़ कहा गया था। इसके अंदर लिखा हुआ है कि उसकी जो वाइफ है, अल्लट की जो रानी है, उसका नाम है हरिया देवी। और इसमें लिखा हुआ कि हूण राजकुमारी है। और इस हूण राजकुमारी हरिया देवी ने गांव बसाया था और उसका नाम है हर्षपुर। ये इस आठपुर वाले अभिलेख के अंदर बात है कि मम्मी का नाम महालक्ष्मी, ये तो सारणेश्वर प्रशस्ति में भी नाम तो, लेकिन उसका वंश राष्ट्रकूट है, इसके अंदर मिलता है। राष्ट्रकूटों को अब हम राठौड़ कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। और एक हूण राजकुमारी हरिया देवी से उसने शादी की। ये बड़ी जोरदार सी बात है, क्योंकि अपनी हिस्ट्री ये कहती है कि हूण हमारे इंडियन नहीं थे, हूण मध्य एशिया से आई हुई एक जनजाति थी, और यहाँ पर आगे लड़े झगड़े कालांतर में बस बुस आ गए, क्षत्रियों ने उन्हें अपने आप के अंदर शामिल कर लिया था। और ये अपने भारतीय संस्कृति का एक बड़ा गुण है, एडेप्टेशन का एक गुण है, आत्मसातीकरण का एक गुण मिलता है अपने आप में, कि भारतीय लोग थे वो बाहर वालों से भी भेदभाव नहीं करते थे। यदि वो यहाँ की परंपराएं, यहाँ की कल्चर अपना लिया करते थे तो उनको अपने अंदर समाहित कर लिया करते थे। आप नोटिस कीजिए कि बाहर से जो भी आया होगा वो अपने यहाँ पर आके मिल मिला गया, और अलग से उनकी आइडेंटिटी शो नहीं होती। शक, कुषाण, हूण, सब बाहर से आई हुई जातियां, हमें आज अलग से आप नहीं कह सकते कि वैसा ये कुषाण और ये हूण है। तो और आप आत्मसात कितना, एडेप्टेशन कितना, कि एक बाहर से आई हुई जाति की राजकुमारी से यहाँ का राजा शादी कर लेता है। तो अल्लट हूण राजकुमारी से शादी कर लेता है। कुल मिला के अपने राजस्थान की प्रथम विदेशी बहू को लेके आया था, तो अल्लट लेके आया होगा, और उनका नाम क्या था, हरिया देवी नाम था। हरिया देवी ने कौन सा गांव बसाया था, तो हर्षपुर नाम का गांव बसाया था। तो अल्लट के बारे में 4-5 बातें हुई कि अल्लट ने दूसरी राजधानी कहां बनाई, आहड़। मंदिर किसका बनवाया, वराह का मंदिर। वराह कौन होते हैं, तो विष्णु भगवान।
वहां से क्या शुरू किया, नौकरशाही। नौकरशाही मतलब प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी मतलब आपके ब्यूरोक्रेट जो होते हैं, उनके मैंने नाम बताए बाकायदा इस सारनेश्वर वाली प्रशस्ति के अंदर लिखे हुए। और इससे पता चलता है कि जब वहां मंत्री रहते हैं, वहां पर इतना बड़ा मंदिर है, मंदिर में उसकी मम्मी का नाम लिखा, उसके बेटे का नाम लिखा, चंदा देने वालों के नाम लिखे हुए, इसका मतलब वो उसका एक बड़ा सेंटर है। वैसे जैसे कि हाईकोर्ट जोधपुर में और उसकी एक ब्रांच जयपुर के अंदर, तो राजधानी नागदा थी पर उसकी एक ब्रांच वहां पर कहां खोल दी, आहड़गंज। इससे देखो ये भी पता चलता है, इसका मतलब है कि मान लो पहले राज्य रहा होगा छोटा और राजधानी बीच में होती हुई राजधानी नागदा थी, अब राज्य बढ़ के हो गया बड़ा, राज्य बड़ा हो गया तो यहाँ से यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो सकता, तो कहाँ बीच में एक यहाँ और बिठा, तो किसी एक भाई को यहाँ बिठा दिया कि तू यार उधर वाला ध्यान रख ले। और आठपुर वाले अभिलेख के अंदर ये जानकारी है कि उसकी मम्मी महालक्ष्मी राष्ट्रकूट वंश की है, उसकी रानी जो हरिया देवी है वो हूण राजकुमारी। तो याद रखना कि हूण राजकुमारी से शादी किसने की, तो हूण राजकुमारी से शादी अल्लट ने की। फिर उसने गांव कौन सा बसाया, हर्षपुर नाम का गांव बसाया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने, आगे बढ़ते हैं अपने। अगले जो राजा है उनका नाम है जैतर सिंह, और जैतर सिंह के बारे में एक जानकारी लिखी हुई आ रही है इसके अंदर कि भूताला का युद्ध। जैतर सिंह में टाइम भी लिखा हुआ है, और जैतर सिंह का टाइम लिखा हुआ है 1213 से लेके 1250 ईस्वी के बीच। यहां से अपने को सन मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी याद रहे तो भली बात, नहीं याद रहे तो भली बात, पर थोड़ा थोड़ा क्रोनोलॉजी सेट हो जाती है तो थोड़ा दिमाग के अंदर रखना, एग्जैक्टली याद मत करना। किसी टाइम में ऐसा कहा जाता था कि हिस्ट्री में सन ही पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन भी आते हैं उनके अंदर सन के खूब सारे क्वेश्चन हुआ करते थे। पर आजकल आप नहीं देखोगे ऐसे सन के क्वेश्चन कम आते हैं, तो आपको सन याद नहीं रखने। आपको खूब सारे लोग मिलेंगे जो हिस्ट्री के बारे में डराएंगे, और आप कहेंगे यार इतने सन याद करने हैं, और अपने हिस्ट्री के बारे में तो कभी कहा करते थे कि हिस्ट्री तुम बड़ी बेवफा, रात को याद की और सुबह सब सफा। पर अब हिस्ट्री आपसे बेवफाई नहीं करती है, वो आपसे सन के क्वेश्चन नहीं पूछती है, पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद करने में थोड़ा ठीक रहता है, इसलिए थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर रख लेना। अब ये जो जैतर सिंह, और यहाँ से इसलिए मिलने लग जाते हैं कि यहाँ से मुस्लिम राजा आ गए थे, मुस्लिम राजाओं की खुद की हिस्ट्री लिखवाने का एक पूरा पैटर्न था, और उनके सन के आधार पर हमने हमारे वाले सन भी तय करने शुरू कर दिए। अब जैतर सिंह के टाइम में युद्ध हुआ है भूताला का युद्ध। अब तो वही बात है, कब और कहां भूताला कहां पड़ता है, युद्ध कब हुआ। अब भूताला कहां पड़ता है, तो उदयपुर के अंदर, नागदा के पास में, राजधानी के पास में। और वैसे भी कोई राजा दूसरा अटैक करेगा तो कहां पे करेगा, जहां आप रहते हो वहां आप रहते हो, नागदा राजधानी, नागदा में अटैक करेगा। आहड़ तो सब सेंटर था उसका। कब हुआ एग्जैक्टली कोई सन नहीं मिलता अपने को। कोई किताब लिखती है 1222, कोई लिखता है 1229, कोई लिखता है 1222 से 1234 के बीच में कभी हुआ होगा, तो एग्जैक्टली कहीं मिलता नहीं। पर फिर भी इस बार जो अपने 10th की नई किताबें आई है उन्होंने लिख रखा है 1227, तो अपने क्या माना जाए, तो अपने 1227 मान लिया जाए। पहले तो खूब कंफ्यूज ही रहते थे कि यार क्या मानना है क्या नहीं मानना है, अलग अलग किताबें अलग अलग कहती है, तो मैं तो खुद ही 1234 मान लिया करता था। लेकिन अब की बार वाली किताबों में जब उसने एग्जैक्ट लिख रखा है, तो अपने वो एक प्रूफ है, अपने पास एविडेंस है कि इसका सन क्या मानना है, तो 1227 ईस्वी। तो भूताला उदयपुर में पड़ता है, 1227 में युद्ध किसके बीच में, तो जैतर सिंह तो हो गए। जैतर सिंह का युद्ध हुआ इल्तुतमिश के साथ। अब बात है कि साहब इल्तुतमिश कहां का राजा, तो कहा इल्तुतमिश दिल्ली का राजा, दिल्ली का सुल्तान। आप जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे तो और पढ़ोगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना था, कुतुबुद्दीन ऐबक जब मरा तो बीच में थोड़े से टाइम के लिए आराम शाह को बनाया, लेकिन इल्तुतमिश एक बड़ा कमांडर था, उसने उस आराम शाह को हटा दिया और वो आके राजा बन जाता है। अच्छा चलो, आपने इल्तुतमिश का नाम नहीं सुना होगा, तो आपने एक सुना होगा कि एक महिला राजा बन गई थी दिल्ली में, रजिया, रजिया सुल्तान। आपने सुना रजिया फंस गई गुंडों में, ऐसी जो बातें सुनते हैं, वो जो रजिया सुल्तान थी उसके पापा ही इल्तुतमिश ही। इल्तुतमिश ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। प्रत्येक राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, इल्तुतमिश भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, और इल्तुतमिश ने नागदा पर अटैक कर दिया। नागदा का राजा कौन, तो जैतर सिंह। नागदा के पास में एक जगह पड़ती है भूताला, जैतर सिंह आक्रमण रोकने के लिए वहां भूताला गया, वहां पे लड़ाई हुई इनके बीच में। और वैसे तो आप कहावत सुनते हो रजिया गुंडों में फंस गई, यहाँ रजिया के पापा फंस गए, और भाई साहब आपके जैतर सिंह ने इल्तुतमिश को भगा भगा के मारा था यहाँ पे। तो भूताला वाले युद्ध के अंदर कोई जीता था, तो जीता कौन था, तो याद रखना कि जैतर सिंह जीत गया था। देखो बड़ी बात है कि अपने राजस्थान के एक राजा ने दिल्ली के राजा को हरा दिया था। राजस्थान में कहां का राजा, तो मेवाड़ का। कौन राजा, तो जैतर सिंह। किसको हरा दिया, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कहां का राजा, दिल्ली का। कब की बात है, 1227 की। कहां की बात है, भूताला की। भूताला कहां पड़ता है, तो उदयपुर के पास के अंदर पड़ता है। पर अपने यहाँ के लड़ने के तरीके में और मुस्लिम राजाओं के लड़ने के तरीके में एक बड़ा अंतर हुआ करता था। अपने यहाँ सीधा सिस्टम हुआ करता था कि जब लड़ने के लिए कोई जाया करता था तो घर वालों को कह के जाता था कि या तो जीत के आऊंगा या आऊंगा ही नहीं। हारने वाला अपने यहाँ पे कंसेप्ट हुआ नहीं करता था। और कोई राजा ऐसे हार के वापस भी आ जाता, तो आदमी सोचता था कि यार घर पे जाके लुगाई से बेइज्जती करवाने इससे अच्छा तो यार मरमुरा जाए। इसलिए अपने यहाँ पे राजा या तो जीत के आया करता था या
मरता ही था बेचारा, वहां पे हार के वापस नहीं आता था। मुस्लिम राजाओं में ये सिस्टम नहीं था। मुस्लिम राजाओं के अंदर आर्मी उतरती, और आर्मी यदि शुरुआत के अंदर ज्यादा सैनिक मर गए, मान लो 10,000 लोग आए और 5,000 सैनिक मर गए, तो बाकी वाले 5,000 राजा कहता वापस आ जाओ, वापस चलेंगे अपन। तो वापस क्यों चलेंगे, अगली बार आएंगे वापस, अगली बार 15 लाएंगे, घर में घुस के मारेंगे इसको, और वापस भाग जाया करती थी सेना। अपने यहाँ पे कोई भाग के वापस भी आ जाता तो पास पड़ोसी नहीं जीने देते, आता जाता है कोई पूछ लेता और भाई साहब क्या हुआ, और आप तो नोटिस ही कर लेना। अपने यहाँ पे आप किसी एग्जाम के अंदर फेल हो जाओ तो आपको खुद को फील हो नहीं हो, आपके घर वाले फील करवाए नहीं करवाए, आपके आस पड़ोसी आपको फील ज्यादा करवाते हैं, वो आपसे रिजल्ट ज्यादा पूछते हैं। तो ये अपनी टेंडेंसी पुरानी है। तो यहाँ पर कहते हैं इल्तुतमिश हार गया था, तो इल्तुतमिश की सेना वापस भाग रही थी। अब भागती हुई सेना राजधानी पड़ती नागदा, नागदा के पास में भूताला नाम की जगह पर ये लड़ाई हो रही थी। और भागती हुई सेना जब जा रही थी तो नागदा के सारे सैनिक थे वो तो भूताला में लड़ने के लिए गए हुए थे, और परिवारों को होता था वो ज्यादातर सुरक्षित स्थानों पर छोड़ के जाया करते थे। उन्होंने देखा नागदा तो खाली पड़ा है, तो नागदा को लूट के, तो इल्तुतमिश की जो रिटर्निंग आर्मी थी, उसकी जो भागती हुई आर्मी थी, उसने नागदा लूट लिया था। इधर जैतर सिंह ने रिनोन देखा कि सेना जब भाग रही है तो अपने वो सिस्टम और होते थे, ये यार भागते हुए शत्रु का पीछा नहीं करना, मारना तो यार यूं पीठ पे तो वार नहीं करना, कम से कम सीधा छाती पे वार किया जाए, सीने पे वार किया जाए सामने, तो पीछा करते नहीं थे। उल्टा जब उन्होंने देखा कि सेना भाग रही थी, उन्होंने जश्न मनाया, तमंचे भी डिस्को करने शुरू किए। थोड़ी देर में जो वापस आए तब आगे देखा कि नागदा तो लूटा पड़ा अपना, अपने तो बिल्डिंग विल्डिंग तोड़ गए। तो इनके समझ में आई एक बात कि यार समतल के अंदर यदि कोई राजधानी होगी, प्लेन एरिया के अंदर कैपिटल होगी, आता जाता कोई लूट जाएगा, आनिया बानिया बर्बाद करके चला जाएगा। तो राजधानी पहाड़ पे बनाई जानी चाहिए। तो पहाड़ पे क्या, तो पहाड़ पे अपने चित्तौड़ वाला किला है। तो कहते चित्तौड़ वाले किले में उस समय परमार रहा करते थे। जैतर सिंह जाता है, परमारों को वहां से भगाता है और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना लेता है। तो चित्तौड़ पर कब्जा भले ही पहले अपने बापा रावल ने कर लिया था, लेकिन चित्तौड़ को एज ए कैपिटल किसी ने स्थापित किया था, तो जैतर सिंह ने किया था। तो पहले इनकी राजधानी नागदा हुआ करती थी, आहड़ सब सेंटर अल्लट ने बनाया था, और बाद में जो जैतर सिंह था, जैतर सिंह ने इसको चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना लिया था। और कौन सा युद्ध उसने जीता था, तो भूताला का युद्ध। किसको हराया था, तो इल्तुतमिश को हराया था। इस युद्ध की जानकारियां जो है वो हमें एक बुक के अंदर मिलती है। ये याद रखना सबसे काम की बात, ये युद्ध पूछे नहीं पूछे, सन पूछे नहीं पूछे, ये पूछेंगे। एक राइटर हुए जय सिंह सूरी, और याद रखना है जहां पर भी ये सूरी देखो, इसका मतलब राइटर जैन है। जैन जो राइटर थे उनके सबके नाम सूरी मिलेंगे। हालांकि फिर आप में से कोई कहेगा फिर सर शेरशाह सूरी, बस भाई रे वो एक अलग है। और वास्तव में जो शेरशाह सूरी है ही नहीं, हमारे हिस्टोरियन ने लिखना शुरू कर दिया, वो सूर था। शेरशाह सूर था, फिर धीरे धीरे नाम सूरी पड़ गया, वैसे हमने बोलना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। बाकी ये सूरी टाइटल आपको ज्यादातर जैनों के मिलेंगे। और इनकी एक किताब है हमीर मद मर्दन, याद रखना किताब का नाम। ये पूछी हुई बुक है, वापस पूछ लेंगे कोई कि हमीर मद मर्दन नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो जय सिंह सूरी ने लिखी थी। और इस किताब के अंदर उन्होंने बताया कि भाई भूताला में युद्ध हुआ था और भूताला युद्ध के अंदर कौन जीत गया था। और बात बताऊं, इसमें हमीर इल्तुतमिश के लिए यूज में लिया है। ये वास्तव में शब्द है अमीर। मुस्लिम जो हुआ करते थे उनको अमीर बोला करते थे, उनके अंदर टाइटल हुआ करता था, और अमीर अपने राजस्थानी के अंदर लिखा जाता जाता हमीर हो गया। तो वास्तव में ये लिखता है कि अमीर के मद मतलब घमंड, मर्दन को मतलब तोड़ दिया था। या आप कह दोगे हमीर यहाँ पे इल्तुतमिश है, तो इल्तुतमिश के घमंड को तोड़ दिया था किसने, तो जैतर सिंह ने। कौन से युद्ध के अंदर, तो भूताला के युद्ध के अंदर। पर जयसिंह सूरी अलग आदमी है। जयसिंह सूरी वास्तव में गुजराती था। बढ़ौंच नाम की जो जगह पड़ती है वहां पे मुनि सुवर्त मंदिर था, और मुनि सुवर्त का ये पुजारी था। आपने कभी एक आपने नाम सुना होगा वस्तुपाल तेजपाल, कभी नाम सुने होंगे। अपने देलवाड़ा के अंदर उनके मंदिर बनवाए हुए हैं वहां पे, अपने जो लूण वसई का मंदिर है देलवाड़ा वाले ने, वो उनके बनवाए हुए हैं। तो वास्तव में एक रियासत हुआ करती थी गुजरात में, धोलका, और उस धोलका रियासत का एक राजा था वीर धवल, वीर धवल बघेल। ये बघेल सोलंकी होते हैं। आजकल गुजरात में बाघेला बोलने लगे, किसी ने नाम सुना हो कभी तो। गुजरात के अंदर एक सीएम हुए थे शंकर सिंह बाघेला, नरेंद्र मोदी से पहले बीजेपी के सीएम हुआ करते थे वहां पे। तो ये बघेल बाघेला वो ये सोलंकी वहां के डायनेस्टी थी। और धोलका नाम की जगह, वहां के एक राजा थे वीर धवल। और इस वीर धवल के वो दो मंत्री थे, वस्तुपाल और तेजपाल, दोनों भाई थे। और ये जो जय सिंह सूरी है, ये वस्तुपाल तेजपाल का चेला है। वस्तुपाल तेजपाल ने इसको चंदा वंदा दिया था, इसको कहा एक किताब लिख, और उस किताब में हमारे वाले राजा की तारीफ कर। तो वास्तव में इस युद्ध के अंदर लिखा, इस बुक में तो ऐसे लिखा हुआ है कि जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में युद्ध चल रहा था, इल्तुतमिश युद्ध में जीत रहा था।
इतने में किसी ने जाके वहां पे कहा कि वीर धवल आ रहा है, और जैसे वीर धवल का नाम सुना और इल्तुतमिश अमीर की सेना भागी, अमीर का घमंड टूट गया था। कुल मिला के वो जो अपने वाला राजा है उसको सर्वश्रेष्ठ स्थापित करवाना चाहता है, पर इसके माध्यम से अपने को पता तो चला कि एक कोई युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर ऐसे हार गए थे। पर अपने को फिर एक अभिलेख मिलता है, आगे हम पढ़ेंगे, चीरवा का एक अभिलेख मिलता है, और उन अभिलेखों में साफ साफ लिखा कि जतर सिंह खुद जीता था और वीर धवल तो आया ही नहीं था। पर फिर भी किताब के अंदर जानकारी ऐसी, तो आप थोड़ी सी याद रख लेना कि कौन सी बुक है। तो वो जय सिंह सूरी की बुक है, हमीर मदमर्दन नाम है। हमीर किसको कहा गया? तो इल्तुतमिश को कहा गया। इल्तुतमिश के अंदर फिर जतर सिंह का शासनकाल खूब अच्छा माना गया, अपने इतिहासकारों ने इनकी खूब तारीफें की। इनका जो टाइम पीरियड उसके लिए कहा जाता है कि वो जो मिडिवल मेवाड़ था उसका गोल्डन एरा है। कोई पूछे कि किसके शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल माना जाता है, तो वो जतर सिंह का शासनकाल माना जाता है। अपने जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो हिस्टोरियन हुए, उन्होंने खूब सारी तारीफें की, और उन्होंने कहा है कि उस समय दिल्ली के जो सुल्तान थे, गुलाम वंश के सुल्तान थे, उनके समकालीन कोई राजा था तो जतर सिंह था। वो बड़ा बलवान आदमी था और उसके विरोधियों तक ने उसकी तारीफें की, उसकी बहुत प्रशंसाएं की गई। तो ये अपने जतर सिंह वाली बात याद रख लेना कि जतर सिंह बुताला के युद्ध में जीतता है, 1227 में युद्ध हुआ था, इल्तुतमिश को रहता है। किताब का नाम याद रखना कि जय सिंह सूरी की किताब है अमीर मदमर्दन। तो ये आज की क्लास अपनी, आज में हमने ये बातें पढ़ी थी। एक थोड़ा सा पीछे मैं बताना भूल गया, वापस बता दूं आपको एक बात और थोड़ी सी।